गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट क्लास में हमने विद्युत स्थितिज ऊर्जा की बात करी थी और यह भी डिस्कस कर लिया था कि दो आवेशों से बने निकाय की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। ठीक है, दो आवेशों से बने निकाय की स्थितिज ऊर्जा का सूत्र हमने निकाल लिया था, U बराबर K Q1 Q2 बटा स्मॉल r। अपन ने ऐसा माना था कि दो आवेश Q1 Q2 स्मॉल r दूरी पर स्थित है, दो आवेश Q1 Q2 स्मॉल r दूरी पर स्थित है और उसकी मुझे स्थितिज ऊर्जा निकालनी है। तो उसका हमने सूत्र डिराइव कर लिया था K Q1 Q2 बाई स्मॉल r। उसमें हमने क्या किया था कि पहले किसी बिंदु पर Q1 आवेश को लेके आए अनंत से, तो उसमें कार्य शून्य था क्योंकि वहां विद्युत क्षेत्र उपस्थित नहीं था। फिर उसकी वजह से विद्युत क्षेत्र उपस्थित हुआ, विद्युत क्षेत्र हुआ, फिर Q2 जो आवेश था वो हम r दूरी पर स्थित दूसरे बिंदु तक लेके आए और फिर हमने देखा तो उसमें कार्य था, कुल कार्य जो था वही हमारा कुल स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो गया था। उस निकाय में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। अब हम बात करेंगे आज तीन निकाय की, तीन आवेशों से बने निकाय की, तीन आवेशों से बने निकाय की स्थितिज ऊर्जा की हमें बात करनी है। तो अपन ऐसा करते हैं, एक त्रिभुज ले लेते हैं। अपन क्या करते हैं, एक त्रिभुज ले लेते हैं और त्रिभुज के तीनों शीर्षों पे तीन आवेश लेके आते हैं अनंत से। ठीक है ना, जैसे मान लो ये शीर्ष A है, ये शीर्ष आपका B है और ये वाला शीर्ष आपका C है। तीनों शीर्षों पे हम बात करते हैं स्थितिज ऊर्जा की। तीनों शीर्षों पे हम तीन आवेश लेके आएंगे और फिर हम स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं A पे Q1 आवेश लेके आया। कहां से लेके आया? अनंत से। उसमें कार्य कितना होगा बेटा? शून्य, क्योंकि विद्युत क्षेत्र उपस्थित ही नहीं है। यहाँ पे विद्युत क्षेत्र पहले से क्या है? शून्य। तो Q1 को अनंत से A बिंदु तक लाने में कार्य, Q1 को अनंत से बिंदु A तक लाने में जो कार्य होगा, लाने में किया गया कार्य उसको मैं W1 से निर्देशित कर दूं, जिसका मान कितना होगा बेटा? 0। क्योंकि विद्युत क्षेत्र उपस्थित नहीं है तो अनंत से जब हम कोई आवेश लेके आएंगे Q1 कहां पे? A बिंदु पर, तो हमारा कार्य कितना होगा बेटा? 0। W1 का मान कितना आया? 0। अब देखो, जब Q1 यहाँ आ चुका तो विद्युत क्षेत्र उपस्थित हो गया। जब Q1 आ चुका तो विद्युत क्षेत्र यहाँ प्रेजेंट है। अब क्या कहेंगे हम कि भाई विद्युत क्षेत्र उपस्थित है, विद्युत क्षेत्र उपस्थित है। अब जब यहाँ विद्युत क्षेत्र उपस्थित है तो दूसरे बिंदु पर अगर कोई दूसरा आवेश लाते हैं तो उसमें कार्य होगा। जैसे मान लो B पे मुझे Q2 आवेश लेके आना, जो किससे R12 दूरी पे, इसको मैं R12 मान लेता हूँ, इसको मैं R23 मान लेता हूँ, B और C के बीच को, और इसको मैं R13, कुछ भी मान लो, दूरी कुछ भी मान लो बीच की, त्रिभुज कैसा भी हो सकता है। ठीक है ना। अब मुझे Q2 आवेश को अनंत से लेके आना है, तो Q2 को अनंत से बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य यह हमें ज्ञात करना है। उसको मैंने W2 से निर्देशित किया, उस कार्य को मैंने क्या मान लिया? W2। अब मैं अनंत से Q2 आवेश बिंदु B तक लेके आ रहा हूं, मुझे उसमें कार्य ज्ञात करना है। ठीक है, तो मैं अनंत से आवेश लेके आ रहा हूं, उसमें कार्य ज्ञात करना है। तो अगर मैं बिंदु B का विभव ज्ञात करूं, बिंदु B का विभव मान लो VB है, कितना है? VB। आवेश कितना लेके आ रहे हैं हम? Q2। आपने W V और Q का रिलेशन पढ़ा हुआ है, V बराबर W अपॉन Q, V बराबर W अपॉन Q, देन V बराबर W अपॉन Q, देन W बराबर VQ। तो हमने वही सूत्र लिखा। अब आपको VD पता होना चाहिए, बिंदु B का विभव Q1 के कारण विभव होगा। भाई ये तो हम बाद में लेके आ रहे हैं, उससे पहले Q1 प्रेजेंट है तो Q1 के कारण इस बिंदु का कुछ विभव होगा। तो आप VB का मान क्या लिखोगे? VB बराबर K Q1 अपॉन R12। बिंदु आवेश के कारण विभव ज्ञात कर चुके हैं हम। बिंदु आवेश के कारण विभव का सूत्र होता है KQ बाई स्मॉल r, तो वो हमें पता है। तो हमने Q1 की वजह से V का विभव ज्ञात किया, तो यही आया K Q1 बाई R12। और ये VB का मान आप इस समीकरण में यहाँ रखें और W2 की जगह, सॉरी VB की जगह तो W2 का मान आपके पास आया, W2 बराबर K Q1 Q2 अपॉन R12, समीकरण संख्या 2। इसी तरह से आप तीसरे शीर्ष पर Q3 आवेश लेके आओगे। यहाँ पे आप कितना आवेश लेके आओगे? Q3। शीर्ष C पे आपको Q3 आवेश लेके आना है, तो Q3 को लाने में कितना कार्य होगा वो हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो अब आपके पास दो आवेश आ चुके, तो इन दोनों के कारण विद्युत क्षेत्र होगा, दोनों के कारण विद्युत क्षेत्र होगा, दोनों के कारण विभव होगा, तो कार्य होगा। इस बार कार्य शून्य नहीं होगा फिर से। तो अब मुझे Q3 को कहां से लेके आना है? Q3 को अनंत से बिंदु C तक लाने में किया गया कार्य, वो मुझे ज्ञात करना है।
किया गया कार्य W3 बराबर बिंदु C का विभव VC आवेश कितना लेके आ रहे हैं Q3, वही फॉर्मूला वैसा ही कुछ कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। VC C बिंदु का विभव और Q3 क्या है, जो आवेश हम लेके आ रहे हैं। अब मुझे VC ज्ञात करना है, C बिंदु का विभव ज्ञात करना है, तो विभव इसके कारण भी होगा और इस बिंदु आवेश के कारण भी होगा। चूंकि VC का जो मान है वो कितना होगा बेटा, ध्यान से देखो, VC का मान आपको सॉल्व करना है। VC का मान कितना होगा, VC Q1 आवेश के कारण विभव लिखो तो क्या लिखा जाएगा, K Q1 अपॉन R13 प्लस, ऐसे ही Q2 के कारण इस बिंदु का विभव निकालेंगे, इसकी दूरी R23 है तो K Q2 अपॉन R23। और अब ये VC का जो मान है बेटा वो यहाँ रख लो, देन W3 का मान कितना आया, Q3 से ये गुणा होना है तो W3 का मान आ गया K Q1 Q3 अपॉन R13 प्लस K Q2 Q3 अपॉन R23, समीकरण संख्या 3। इस तरह से हमने तीसरे आवेश को अनंत से C बिंदु तक लाने में कार्य ज्ञात कर लिया, वो इतना है। अब तीनों आवेश आ चुके हैं तो मुझे कुल कार्य निकालना है। मुझे क्या ज्ञात करना है बेटा, अब कुल कार्य ज्ञात करना है कि भैया कुल कार्य कितना हुआ, ठीक है ना। तो कुल कार्य के लिए ध्यान से देखो, W1 प्लस W2 प्लस W3 तीनों का टोटल करना है, तीनों का क्या करना है, टोटल। और वो जो कुल कार्य होगा वही हमारा इस निकाय में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होगा, वही कुल कार्य हमारा इस निकाय के लिए विद्युत स्थितिज ऊर्जा होगी। तो कुल कार्य हुआ W बराबर W1 प्लस W2 प्लस W3। तो W बराबर W1 का मान तो 0 है बेटा, W2 का मान कितना है, K Q1 Q2 अपॉन R12, दिख रहा है आपको W2 का मान कहाँ है, ये रहा, प्लस W3, ये दोनों टर्म्स क्या होंगी, K Q1 Q3 अपॉन R13 प्लस W, ये वाली वैल्यू पुट करो, K Q2 Q3 अपॉन R23, ये कुल कार्य हुआ और ये कुल कार्य ही मेरा इस निकाय में विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। तो कुल कार्य जो है ना W, ये जो मान आया वही आपका क्या है, विद्युत स्थितिज ऊर्जा, इसको यहाँ रख लोगे। तो इस तरह से हमने तीन आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा की बात कर लेंगे, तो स्थितिज ऊर्जा की बात कर लेंगे। बहुत इजी था डेरिवेशन और सिंपल भी था, कुछ भी नहीं किया आपने, बस आपको ये पता होना चाहिए कि तीन जो आवेश हैं उसको हम निकाय में कैसे रखेंगे। तीनों आवेश को आपने कैसे रखा बेटा, एक त्रिभुज के तीन शीर्ष पे रख दिया। अब कई बार इसमें कंडीशन ऐसे रखती है, न्यूमेरिकल ऐसे पूछ लेता है कि समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा A है, तीनों शीर्षों में समान परिमाण के आवेश ला के रखिए, बताओ निकाय की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। तो आपको क्या करना होगा, ये जो सूत्र है ना उसमें R12 R13 R23 की जगह कोई जो समान दूरी ले रखी है A, वो रख दी। आवेशों के परिमाण भी समान है तो Q1 Q2 क्या हो गया, Q स्क्वायर, तो K Q स्क्वायर अपॉन A, तीन टाइम्स ये लिखोगे तो तीनों जोड़ दोगे तो वो आपकी स्थितिज ऊर्जा आ जाएगी। मान लो कोई प्लस है कोई माइनस है, तो प्लस माइनस से इसमें ध्यान रखना, स्थितिज ऊर्जा आपकी अदिश राशि होती है, प्लस भी हो सकती है माइनस भी हो सकती है, वो डिपेंड करता है कि आवेश के परिमाण, आवेश की प्रकृति कैसी है, आवेश की प्रकृति कैसे ले रहे हैं हम, ठीक है ना, तो उसका हमें ध्यान रखना है। अब ध्यान से देखो बेटा, मैं इसमें एक न्यूमेरिकल कराता हूं या फिर मैं एक शॉर्ट ट्रिक और बताता हूं। पहले इसमें शॉर्ट ट्रिक, भाई दो आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा निकाल ली, तीन आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा आपने ज्ञात कर ली। अगर 4 की बात हो, 5 की बात हो, n की बात, बहुत सारे जो आवेश हैं उनसे बना कोई निकाय हो, ठीक है ना, पंचभुज, षटभुज, अष्टभुज, ऐसा कुछ हो, उस केस में स्थितिज ऊर्जा कैसे ज्ञात करेंगे वो देखो। आपको मैं बता दूं कि ये जो आपने टर्म्स लिखी है, भाई दो आवेशों के निकाय के कारण स्थितिज ऊर्जा में केवल एक ही टर्म आएगी, K Q1 Q2 भाई याद लिखा था। अगर 3 की बात हुई थी तो 3 आई। अब मैं पूछूं कि इसके लिए कोई शॉर्ट ट्रिक तो होती होगी कि कितनी टर्म्स होंगी, तो उसके लिए मैं एक फॉर्मूला लिख रहा हूं n × n - 1/2। इससे हम ये पता कर लेंगे कि कितने अपने पास वो टर्म आएंगी स्थितिज ऊर्जा के अंदर, कितनी वैल्यूज आएंगी, ठीक है ना, उसका पता चल जाएगा। जैसे मान लो आपने n = 2 लिया था पहले केस में, भाई एक जो निकाय है वो कम से कम दो आवेशों से तो होगा ही होगा, उससे कम का कोई निकाय होगा ही नहीं। तो जब n की वैल्यू 2 पुट करें तो आंसर देखो 2 × 2 - 1/2 कितना आया, और एक ही देखो एक ही टर्म थी, K Q1 Q2 भाई R लिखा था। अगर n की वैल्यू आपने 3 ले रखी है, जैसे अभी किया था त्रिभुज वाला क्वेश्चन, ठीक है ना, तो उसमें 3 पुट किया, 3 × 3 - 1/2, ये कितना हुआ 3। आपके पास 3 ही टर्म थी, आपके पास कितने टर्म थी, 3 ही थी। ऐसे में बोलो n = 4 में इसका न्यूमेरिकल कराऊंगा, n = 4 वाला, तो 4 में कितनी आएंगी, 4 × 4 - 1/2 कितनी होगी बेटा 6, 3/2 × 4 12/2 6 होगी। इसमें 6 टर्म्स होंगी, कैसे होंगी अब इसका हम न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। तो ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया।
ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया, इसमें कोई समस्या नहीं है।